नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। पशु पंछी से मक्के की खेत को सुरक्षित रखने के लिए नेट का करें इस्तेमाल। सूरजमुखी का उन्नत प्रभेद किसान भाइयों को दिलाएगा बेहतर मुनाफा। फसलों पर रसायन के छिड़काव के लिए गटोर कृषि यंत्र का करें इस्तेमाल। बदलते मौसम में प्याज की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए प्याज की फसल में कीट व्याधियों का प्रबंधन करना एक चुनौती साबित हो रहा है। इस समय प्याज में थ्रिप्स एवं पर्पल ब्लॉच कीट का प्रकोप काफी देखा जा रहा है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल उत्पादन में काफी प्रभाव पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL1 मिलीलीटर 2 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव अवश्य करें। इसके अलावा संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें, साथ ही फसल को खरपतवार मुक्त रखें। मक्के की फसल तैयार होते ही पंछी एवं गिलहरी खेत में आने लगते हैं और मक्के के दाने खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में किसान को खेत में रहकर फसल की रखवाली करनी पड़ती है और पंछियों को भगाना पड़ता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ ने फसल को पंछियों से बचाने के लिए अनोखा तकनीक इजाद किया है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या होती है पशु पंछी एवं गिलहरी से फसल को बचाना। इसके लिए किसान भाई अपने मक्का की फसल को नेट से ढककर रखें। यह तकनीक इस समस्या से निपटने के लिए बेहद ही कारगर है। नेट लगाते वक्त किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नेट इस प्रकार से लगाया जाए ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार से पशु पंछी या गिलहरी का प्रवेश ना हो सके। इस तकनीक से एक और जहां आपकी फसल की सुरक्षा होगी, वहीं दूसरी तरफ इसकी उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ेगी। नकदी फसल के रूप में सूरजमुखी एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। पिछले कुछ वर्षों में सूरजमुखी की खेती किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अच्छी उपज और उच्च गुणवत्ता के लिए सूरजमुखी की कौन सी किस्मों का चयन किया जाए। सूरजमुखी की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसम में की जा सकती है, लेकिन खरीफ में इस पर अनेक रोगों एवं कीटों का प्रकोप होने के कारण फूल छोटे होते हैं और दाना कम पड़ता है, जबकि जायद में सूरजमुखी की अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। एक तो सामान्य या सकुल प्रजातियां, इसमें मॉडर्न और सूर्य पाई जाती है। दूसरा संकर प्रजातियां, इसमें KB SH1 और SH 3332 एवं FSH 17 है, जिसकी खेती कर किसान भाई अधिक मुनाफा ले सकते हैं। उपकरण में आज हम बात करेंगे गटोर मशीन के। इस मशीन का प्रयोग खेतों में दवा छिड़कने के काम में लाया जाता है। यह एक लंबा लीवर युक्त एक्टिंग पिस्टन पंप वाला यंत्र है जो एक लकड़ी के बने बोर्ड पर फिट किया जाता है, जिसे एक ऑपरेटर अपने पैरों से दबा कर रखता है और हाथों द्वारा लीवर को आगे पीछे करके चलाता है एवं दूसरा व्यक्ति लेंस को पकड़कर छिड़काव करता है। इससे कम समय में अधिक फसलों पर स्प्रे किया जा सकता है। सफलता की आज की कड़ी में हम आपकी मुलाकात वैशाली जिले के हरेंद्र कुमार भगत से करवाते हैं। हरेंद्र 1 एकड़ में आम के विभिन्न प्रजातियों की खेती करते हैं, जिससे इन्हें सालाना अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। हरेंद्र मालदा, सीपिया, आम्रपाली एवं मल्लिका प्रजाति की आम की खेती कर रहे हैं। हरेंद्र बताते हैं कि आवश्यकता होने पर समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से वे सलाह भी लेते हैं। 1 एकड़ में हम लोग लगाए हुए हैं आम की गाछी। इसमें सब किस्म का पौधा लगाए हुए हैं। अच्छा। मालदा भी लगाए हैं, सिपिया भी लगाए हैं, अम्रपाली भी लगाए हैं, मल्लिका भी लगाए हैं। सब किस्म का पौधा रोपे हुए हैं, सुकुल भी लगाए हैं। और फर्स्ट स्टेज में इसको हम लोग छिड़काव करते हैं। रोगर दवा है, रोगर में 1 लीटर पानी में 30 ml दवा डालते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। अगर मौसम साथ दे दिया, बारिश हो गया तो छिड़काव कम करना पड़ता है, नहीं तो 2 छिड़काव करते हैं मुंजर लाने के लिए। अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव।
लाल आलू 2000 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार चना, मसूर की फसल की कटाई पूरी कर उनका सुरक्षित भंडारण अवश्य कर लें। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। कृषि में हो रहे आविष्कार और नई तकनीकों के इस्तेमाल ने कृषि को लगातार तरक्की की ओर अग्रसर किया है। पहले के मुताबिक आज के युवा का रुझान भी कृषि की ओर बढ़ा है। अब युवा कृषि को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं और अपना भरपूर योगदान भी दे रहे हैं। ऐसे में बकरी पालन युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं तान्या सिन्हा आपका कृषि विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार बिहार पशु चिकित्सालय यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि बकरी पालन कैसे एक बेहतर विकल्प हो सकता है रोजगार सृजन के लिए। आइए उनसे बातों को शुरू करते हैं। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बकरी पालन कैसे एक बेहतर विकल्प है रोजगार सृजन के लिए। हमारे जो युवाएं हैं वो जो बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, अपने ग्रामीण परिवेश में रह के कैसे बकरी पालन करके अच्छी आय कर सकते हैं। महात्मा गांधी बकरी को गरीबों की गाय कहा करते थे और निश्चित तौर पर बिहार और इसके समीपवर्ती प्रांत जैसे राज्य जो कि कृषि प्रधान राज्य हैं, उसमें लगातार प्रति व्यक्ति जोत की ज़मीन घटती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में कृषि पर बढ़ते हुए बोझ को कम करना हम वैज्ञानिकों का दायित्व है, क्योंकि ज़मीन का आकार कम होते चला जा रहा है प्रति व्यक्ति। ऐसी परिस्थिति में बकरी पालन रोजगार सृजन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही कम पूंजी में, कम समय में, कम लागत में और कम संसाधन में चाहें तो आप कर सकते हैं इसको लेकर के। इसलिए इसको आप अपनाएं और करें। इसको गरीबों का एटीएम कहा जाता है। एटीएम का मतलब हुआ कि जब चाहें गरीब इसे चाहें बाजार में बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। अर्थात दूसरा कोई कृषि से संबंधित अगर विधा आप करते हैं तो आपको उसके लिए बाजार खोजना पड़ेगा। आप चावल, गेहूं, मकई या कोई भी चीज़ पैदा करते हैं तो। लेकिन अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी बेचने के लिए आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाजार खुद चलकर आपके दरवाजे पर आता है और बकरी को खरीद कर ले जाता है। अर्थात मार्केटिंग का इसमें कोई इशू नहीं है, विपणन में कोई समस्या नहीं है। तो बकरी पालन एक बेहतर विकल्प है, खासकर वैसे भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान और गरीब लोगों के लिए जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। गांव की ग्रामीण महिलाएं अपने बचे हुए समय में द्वितीय पेशा के रूप में इसे अपना करके भी बेहतर पैसा और आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। किसान भाई, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। पहला है आवास का प्रबंधन, दूसरा है बकरियों के नस्ल का चुनाव, तीसरा है बकरियों के आहार का प्रबंधन और चौथा चीज़ जो आवश्यक है वो स्वास्थ्य रक्षा और टीकाकरण। एक एक करके हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आवास प्रबंधन, बकरियों को रखने के लिए जो बाड़े का निर्माण होता है वो हमेशा ही ऊंची ज़मीन पर बनानी चाहिए। कभी भी ऐसे ज़मीन पर बकरी पालन व्यवसाय न शुरू करें जहां अगल बगल जल जमाव वाला क्षेत्र हो और पानी का जमाव होता हो। अगर 2-3 महीने लगातार पानी का जमाव होगा तो बकरियों में कई प्रकार के संक्रमण या बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए बकरी का घर सूखा, बलुई, दोमट मिट्टी का होना चाहिए, ऊंचे जगह पर होना चाहिए, अगल बगल जल जमाव वाले क्षेत्र नहीं होने चाहिए। 200 वर्ग फीट की ज़मीन में आप 20 से 22 बकरी तक पाल सकते हैं। अगर 100 बकरी का बाड़े का निर्माण करते हैं तो 60 फीट लंबा गुना 20 फीट चौड़ा, अर्थात 1200 वर्ग फीट की ज़मीन में अगर बाड़े का निर्माण करते हैं, बीच में पार्टीशन दे करके, तो उसमें 100 से 125 तक बकरियां आप रख सकते हैं। लेकिन बकरी के घर के सामने ये सुनिश्चित करें कि कुछ उनके घूमने फिरने टहलने की जगह भी खाली रहे,
खुली रहे, उससे बकरियों को स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनके चमड़े की और रोए की चमक बेहतर बनी रहती है और बाज़ार में उनका कीमत और भाव बेहतर मिलता है, अच्छा मिलता है। बकरी का आवास खुला होना चाहिए, खिड़कियां बेहतर होनी चाहिए। जाड़े के दिनों में खिड़की पर या दरवाजे पे जूट के बोरे की ओढ़नी बना करके लगाना बेहतर होता है, ताकि सर्द हवाओं का सीधा प्रवेश उसके अंदर न हो पाए। बीमार और गाभिन बकरी के लिए अलग घर की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो स्वस्थ बकरियां उसको मार करके पेट में जख्म कर देंगी, जिससे गर्भपात या अन्य समस्याएं हो सकती है। स्वच्छ और ताजे पानी की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करें। घर के बाहर जो खुले स्थान हैं वहाँ पर पानी पीने का बर्तन और खाने का बर्तन की व्यवस्था रखें। घर के बारे के भीतर खाने और पानी की व्यवस्था नहीं किया करें, क्योंकि पानी गिरने पर नमी होगा और नमी से बकरियों में कई प्रकार के संक्रमण होते हैं। घर को प्रतिदिन साफ सफाई करके 1% लाल पोटाश का घोल का छिड़काव सप्ताह में 1 दिन और चूने के पाउडर का छिड़काव सप्ताह में 1 दिन घर में करें। सारे पानी के बर्तन और खाने के बर्तन को 1% पोटासियम परमैंगनेट अथवा लाल पोटाश के घोल से प्रतिदिन विसंक्रमित करना आवश्यक होता है। जो आप हरा चारा अगर बकरी को खाने के लिए दे रहे हैं तो खूंटा गाड़ कर 3 फीट 4 फीट ऊंचा और उसको पुलिंदा बनाकर टांग करके सूखा या हरा चारा बकरियों को खिलावें। इस तरह का अगर आप उन्हें आवास का प्रबंधन करेंगे तो उनमें बीमारियों का संक्रमण कम होगा और बकरियां बेहतर करेंगी। दूसरा प्रमुख चीज़ इसमें आता है आहार का प्रबंधन। बकरियों के भोजन में 3 चीज़ का समावेश करना आवश्यक होता है। पहला है हरा चारा, दूसरा है सूखा चारा और तीसरा है दाना। हरा चारा में दलहनी फसल बकरियों को देना स्वास्थ्यप्रद होता है, इसलिए आप उसे जई या फिर बरसीम या फिर मटर, बकला, इन सब चीज़ों का जो हरा चारा है, बरसीम, जई बेहतर रहता है, उसको आप लेकर के बकरियों को दें तो अच्छा है। प्रतिदिन प्रति बकरी अगर 10 किलो वजन है तो 200 से 250 ग्राम या 400 ग्राम तक हरा चारा देना सुनिश्चित करें। उसके बाद सूखा चारा आता है। सूखा चारा भी दलहनी फसल का, मटर का, मसूर का, बकला का जो ये भूसा होता है उसे आप दें खाने के लिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि दलहनी फसल में प्रोटीन की मात्रा बेहतर होती है और प्रोटीन उनके मांस के वृद्धि के लिए बेहतर होता है। वो दलहनी फसल खिलाने से उनके मांस का ग्रोथ बेहतर होगा, मांस बेहतर बनेंगे और उनके कोट जो रोआ का चमक अच्छा होगा, जिससे बाजार में उसके मूल्य बेहतर मिलेंगे। तीसरा चीज़ है दाना। दाना में आप उसे बाजार का बना बनाया दाना मिलता है, उसे प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम दें। चोकर प्रतिदिन 50 ग्राम उसे दें, खिलाएं उसे, ये बेहतर रहेगा। अगर घर में आपको दाना बनाना है तो बगल में आपके पशु चिकित्सालय होंगे, किसान भाई वहाँ जाइए और पशु चिकित्सक से संपर्क करें, सरकारी पशु चिकित्सक से, वो आपको दाना बना देंगे। दाना बनाने का फार्मूला ले लीजिए और सारा चीज़ मिला करके दाना बनाएं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, खनिज लवण सारा चीज़ मिलता है और उनको शारीरिक वजन के अनुपात में दाना दें प्रतिदिन खाने के लिए। अगर इन तीनों चीज़ों का समावेश करते हैं तो निश्चित तौर पर बकरियों को संतुलित आहार मिलेगा और संतुलित आहार जब बकरियों को मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तीसरा चीज़ होता है नस्ल का चुनाव। अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं तो किन नस्ल की बकरियों को पालें। देखिए किसान भाई, अगर बिहार और समीपवर्ती की प्रांतों की बात अगर हम करें तो इसके लिए ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां बेहतर उपयुक्त पाई गई हैं और हम वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं कि आप अपने व्यवसाय की शुरुआत ब्लैक बंगाल नस्ल से ही करें तो बेहतर रहेगा। ये काली और चितकबरी बकरियां होती हैं, औसत वजन 8 से 12 किलो होता है। 8 से 9 महीने में ये गाभिन योग्य हो जाती हैं, एक बार में 2 से 3 बच्चे देती हैं और इसमें मृत्यु दर भी काफ़ी कम होती है इन बकरियों को। तो 14 महीने में आप 5 से 6 बच्चे आप इससे प्राप्त कर सकते हैं और बाज़ार मूल्य भी बेहतर है। ये रोगरोधी प्रजाति है, आप चाहें तो इसमें बीमारी नहीं होती है, दे सकते हैं। आप ज़्यादा बेहतर अगर करना है बाद में तो बारबरी नस्ल का बकरी पालें, जमुना पारी पालें, बीटल पालें, लेकिन अपना व्यवसाय ब्लैक बंगाल और बरबरी नस्ल से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चौथा काम स्वास्थ्य रक्षा और टीकाकरण का होता है। उस स्वास्थ्य रक्षा और टीकाकरण में
दो चीज़ का टीका अवश्य बकरियों को दिलवाएं, एक पीपीआर और दूसरा ईटी का टीका। ये दोनों टीका अगर सही सही दिलवाते हैं बकरियों के लिए तो उनमें बहुत सारी बीमारियां रुक जाएगी। विशेष जानकारी के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क करें, वहाँ दवाओं का निःशुल्क व्यवस्था किया गया है, लेकिन सही सही अगर रखेंगे तो बकरियां जल्दी बीमार नहीं पड़ती हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो बकरी पालन करना चाहते हैं उसका प्रशिक्षण वो कहाँ जाके ले, उसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है, और बकरी पालन के लिए कोई विशेष सावधानी बरतनी या कुछ भी विशेष और कुछ है तो कृपया करके हमारे किसान भाइयों को आप बताना चाहेंगे। ठीक है, इसमें दो प्रश्न हैं किसान भाई। पहला बात है प्रशिक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बकरी पालन के अगर प्रशिक्षण की बात हम करें तो इसके प्रशिक्षण के लिए सरकार बहुत सारा योजना चला रही है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। आप अपने ज़िला के आत्मा से संपर्क करें, जो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा है, वो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लें और वो निःशुल्क आपके प्रशिक्षण की व्यवस्था वो लोग करते हैं। आपका नाम ले लेंगे लोग, वो बिहार में या बिहार के बाहर भी प्रशिक्षण करवा लेंगे। तो आप बकरी पालन के लिए आत्मा से संपर्क करें। हर जिला में कृषि विभाग या जिला कृषि पदाधिकारी जहाँ बैठते हैं वहाँ पर इसकी व्यवस्था है। उसके अलावा आप जिला पशुपालन पदाधिकारी से भी संपर्क स्थापित करके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, उनसे उनके यहाँ आवेदन दे करके। तीसरा जो प्रमुख जगह है वो है प्रशिक्षण का कि आप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में संपर्क करें। वहाँ निदेशक प्रसार शिक्षा अथवा अधिष्ठाता बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, इनसे आप संपर्क अगर आप करते हैं तो वहाँ भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, गाहे बेगाहे है, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि बिहार में प्रशिक्षण देते हैं, उन संस्थाओं से आप संपर्क करके आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण से ज्ञानवर्धन होता है और वैज्ञानिक और तकनीक जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि आप इस धंधे को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें जानने योग्य है वो सरकार की योजनाएं। सरकार बहुत तत्पर है, खासकर भूमिहीन सीमांत लघु किसानों के लिए, कि वो उनके लिए जीविकोपार्जन का ये साधन बने और वो पैसे कमाएं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। आप अपने जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करें या राज्य सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के वेबसाइट पर जाएं और वहां पर देखें बकरी पालन की बहुत सारी योजनाएं हैं। उसमें आप आवेदन अगर आप करते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको उसमें मिल सकता है। उसमें 3 लाख से लेकर 6 लाख या ज़्यादा तक की योजना है, जिसमें कि 50% तक अनुदान है और काफ़ी कम पैसे पर, कम सूद पे, इंटरेस्ट पर आपको लोन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और वैज्ञानिक देख रेख में ये सारा काम होता है। तो आप चाहिए तो आप बिहार सरकार से आप लोन भी ले सकते हैं या उनके मदद से आप बकरी पालन का काम कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्य सरकार के पशुपालन जिला पशुपालन पदाधिकारी के यहाँ जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। आपके इलाके में बंधुओं जीविका भी काम करता है तो जीविका से भी आप संपर्क स्थापित करें और वहाँ भी उनके समूह से जुड़ करके बकरी पालन के लिए बहुत सारे लाभ उनके द्वारा दिए जाते हैं। उन सारे लाभ का आप फायदा ले सकते हैं और उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी में 1-2 बात आपको हम मुख्य रूप से कहना चाहेंगे कि बकरी पालन कर रहे हैं तो पीपीआर और ईटी का टीका अवश्य ही लगवावें। बकरी पालन के लिए नमी रहित जगह में बकरी पालन शुरू करें। खाने में उनके दलहनी फसल का प्रयोग करें और जब भी शुरुआत करें तो बर्बरी और ब्लैक बंगाल और बर्बरी नस्ल के बकरियों से ही इस धंधे का शुरुआत करें, ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी परेशानी में निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क करें अथवा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पते पर संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पे नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कैसे बकरी पालन युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे हमारी फसल बेहद प्रभावित होती है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसान भाई जलवायु अनुकूल ही खेती करें। तो आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। भारत की आबादी के 58% हिस्से की जिंदगी का प्राथमिक स्रोत खेती है।
खेती यानी खेती योग्य जमीन, उर्वरा मिट्टी, पटवन के लिए पानी, फसल के लिए समय पर बारिश, धूप और हवाएं। इसी खेती पर भारत की 138 करोड़ से भी अधिक आबादी को खाद्य सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, जबकि भारत के हिस्से में दुनिया की जमीन का महज 2.5% हिस्सा ही है। भारत के राज्यों में मौजूद आधे किसान सीमांत खेतिहर यानी 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक हैं और बाकी छोटे किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। वहीं देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 60% है। साल 2020 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की आबादी का 14% अभी कुपोषित है। ऐसे में साल 2030 तक शून्य भूखमरी का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने में आज सबसे बड़ी बाधा जलवायु परिवर्तन ही है। जलवायु में बदलाव से जल संकट पैदा हुआ तो हवाओं का रुख भी बदल गया। हालांकि अब इस पर बात करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि जलवायु बदलाव क्यों और कैसे आया। अभी वक्त यह सोचने का है कि जलवायु में हुए और हो रहे बदलाव के कारण उपजी चुनौतियों के बीच फसलों को हरा भरा कैसे रखा जाए। जलवायु परिवर्तन एक चिंता है, इसलिए चिंतन तो करना ही होगा। मसलन जलवायु बदली है तो खेती का पैटर्न बदलना होगा। आसमानी बारिश कम हुई तो धरती पर जल संचय करना होगा। भूमिगत जल सतह से दूर हो गया है तो पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाना होगा। वर्षा का पैटर्न बदल चुका है तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बदलना होगा और जल के उपयोग की नई पद्धतियों को व्यवहार में लाना होगा, क्योंकि जल सिर्फ बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। धूप, बारिश और हवाओं को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में किसानों और किसानी को अगर जिंदा रखना है तो हमें ही प्रकृति के इन घटकों के साथ तालमेल बिठाना होगा। सारांश में हमें अपनी खेती को जलवायु विद्रोही नहीं, जलवायु अनुकूल खेती बनाना होगा। योजना लंबी अवधि के लिए चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो मिट्टी की उर्वरता को घटाता जा रहा है। खेती को आधुनिक खेती बनाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। रासायनिक खेती छोड़ जैविक खेती अपनाने की सलाह दे रहे हैं। पटवन के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को व्यवहार में लाने की ताकीद कर रहे हैं, ताकि नमी खेतों में रहे, किसानों की आंखों में ना उतरे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर के किसानों के लिए कई योजनाएं और नीतियां लाई गई हैं, ताकि किसानों का आत्मविश्वास लौटे, खेती लाभदायक खेती बने, किसान समृद्ध हों और देश हरा भरा रहे। बढ़ते तापमान के कारण पौधों और फसलों में पानी की कमी होती है, सब्जियों की पैदावार में गिरावट आती है, दुधारू मवेशियों का उत्पादन प्रभावित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे वैज्ञानिक लगातार ऐसे बीजों की तलाश कर सामने ला रहे हैं जो उच्च तापमान में भी अच्छा उत्पादन दे सकें। वहीं दुधारू मवेशियों की बात की जाए तो हमें देसी नस्लों पर ही भरोसा करना होगा। देसी नस्ल की गाय भैंसें दूध कम देती हैं, लेकिन दूध की गुणवत्ता जर्सी और क्रॉस ब्रीड वाले विदेशी नस्लों से बहुत अधिक होती है। जलवायु परिवर्तन के नजरिए से देखा जाए तो देसी नस्ल के पशुओं में बदलती परिस्थितियों से संगत करने का कुदरती हुनर होता है। एक तरफ जहां ड्रीप और स्प्रिंकलर कृषि यंत्रों से ही सिंचाई के कार्य करने होंगे, वहीं फसलों के वैसे प्रभेदों का चयन करना होगा जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। कम पानी में भी उगने वाली फसलों की खेती, रोपण की अवधि में बदलाव, सिंचाई की सारणी और जीरो टीलेज जैसे उपाय किसानों को कम बारिश और गर्म वर्षों में भी संतोषजनक पैदावार देने में मदद कर सकते हैं। जलवायु अनुकूल खेती अपनाने की रणनीतियों के रिस्पॉन्स फार्मिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जलवायु में बदलाव अपवाद को छोड़कर अचानक नहीं होता है। रिस्पॉन्स फार्मिंग एक ऐसा नजरिया है जिससे स्थानीय मौसम की जानकारी के आधार पर कृषि विशेषज्ञों के मशवरों के मुताबिक खेती की जाती है। मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा और रोपाई से पहले मिट्टी के नमूनों की जांच से फसल उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता दोनों बढ़ती है और लागत घटती है, क्योंकि मिट्टी में प्राकृतिक तौर पर भी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसी के संदर्भ में है। खेती में फसल चक्र को अपनाकर भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से हमारे किसान बच सकते हैं।
दलहन तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने से जहां मिट्टी की सेहत सुधरेगी, वहीं देश कुपोषण को हराने में भी कामयाब होगा। बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार की नीतियों एवं अपने नवाचार से जलवायु अनुकूल कृषि का राज्य में माहौल बना दिया है। बिहार सरकार की जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना वर्ष 2019 में रबी मौसम में 8 जिलों में शुरू की गई और पहले ही साल में बहुत अधिक उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। एक और जहां उत्पादन लागत में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। जलवायु योजना के तहत किसानों का प्रशिक्षण और परिभ्रमण कराया गया। 8 जिलों में बुआई की नई विधियों का प्रदर्शन किया गया, जैसे रेडवेज पर गेहूं, मक्का और आलू लगाए गए। हैप्पी सीडर और जीरो टीलेज से गेहूं, धान, सरसों, चना तथा मसूर लगाए गए। रोटरी मल्चर से धान के अवशेष खेत में मिलाए गए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए 8 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि की सफलता के बाद अब इसे पूरे 38 जिलों में लागू करने का सरकार मन बना चुकी है। यह परियोजना प्रत्येक जिले के 5-5 गांव में उस जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा, ताकि जलवायु अनुकूल फसल पद्धति का सही तरीके से किसानों के बीच प्रदर्शन किया जा सके। जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौती को बिहार के किसान जलवायु अनुकूल कृषि द्वारा एक अवसर में बदल रहे हैं। फसल चक्र और उत्पादन तकनीक में बदलाव से बिहार एक नई कृषि क्रांति की मिसाल बनकर उभरेगा। आने वाली नस्लों को बचाना है तो फसलों को बचाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब हम जलवायु अनुकूल खेती को ही अपनाएंगे। तो किसान भाइयों, इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि अगले अंक में हम फिर से कृषि की ऐसी ही रोचक और नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।